नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुर्खियां अखबार की में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और उमर आज लेने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो प्रदेश में 10 वर्ष बाद बनेगी चुनी हुई सरकार और ये खबर अलग अलग अखबारों में आप आज पढ़ और देख पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी और उमर अब्दुल्ला के लिए भी। ये दिन बेहद बड़ा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद से सरकार का गठन हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पहली बार विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद से उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच तैयार है। अधिकारियों ने बताया है कि आज डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है और इस कार्यक्रम में कई वीवीआईपी भी शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के घटकों को निमंत्रण भी भेजा गया है। तो देखिए, आपको बता रहे हैं, संभावना ये भी मानी जा रही है कि राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि निमंत्रण जो है वो राहुल गांधी ना केवल बल्कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सभी को आमंत्रित किया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी के सभी शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए मंच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। या फिर यूं कहा जाए कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, खासकर उमर अब्दुल्ला के लिए, एनसी के लिए, कांग्रेस के लिए, क्योंकि दोनों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे में अब आज शपथ ग्रहण समारोह जिसे लेकर के तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थी। इस शपथ ग्रहण समारोह को बेहद ही ज्यादा भव्य बनाने के लिए तैयारियां चल रही थी। अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है बुधवार को कि श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव, इसके अलावा एनसीपी नेता सुप्रिया सूले, इसके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। अब कौन कौन पहुंचता है ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि उमर के मंत्रिपरिषद में उनके समेत कुल 10 सदस्य होंगे। हालांकि तस्वीरें जो है वो शाम तक स्पष्ट हो जाएंगी। इनमें सकीना का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा अब्दुल रहीम का नाम भी सामने आ रहा है, अली मोहम्मद सागर का नाम सामने आ रहा है, सुरिंदर सिंह का नाम सामने आ रहा है, अजय का नाम सामने आ रहा है, पीरजादा मोहम्मद सैयद का नाम सामने आ रहा है और कुछ निर्दलीय भी शामिल है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के 10 सदस्य ऐसे हैं जो आज मंत्री परिषद की शपथ भी ले सकते हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी कि उमर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न दलों के नेता पहुंचेंगे। सभी को आमंत्रित किया है, लेकिन आमंत्रण भेज दिया। अब पहुंचेगा कौन कौन ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी का नाम भी सामने आ रहा है, अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल गए भी थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने धन्यवाद रैली को संबोधित किया क्योंकि उनका एक कैंडिडेट ने जो है वो जीत हासिल की है। लेकिन आज का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कई मायनों में खास हो जाता है। उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। हालांकि उससे पहले एक बार पहले भी मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल चुके, यानी कि ये उनका दूसरा कार्यकाल रहने वाला है। तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और लड़ाई भी हमने देखी जम्मू कश्मीर में कितनी ज्यादा दिलचस्प थी। बीजेपी ने भी खूब कोशिश की कि सत्ता में वो आ जाए। उन्होंने आर्टिकल 370 का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन उसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, 6 सीटें वहां पर आई। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस में से भी 1 या 2 को मंत्री बनाया जा सकता है। 6 कैंडिडेट ने जीत हासिल की तो 1 या 2 को जगह मिल सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भी ये खास हो जाता है। तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है बेहद ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर को 10 सालों के बाद यानी विधानसभा जब चुनाव हो गए तो अब आज सीएम पद के तौर पर उमर अब्दुल्ला कमान संभाल लेंगे और अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर के जो काम रह रहे हैं वो मुख्यमंत्री के हिस्से में आएंगे। हालांकि कई ऐसे मामले रहे जिसके तहत में यह हवाला दिया गया था कि जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के पहले पास रहता था, ऐसे में धारा 370 को हटा लिया गया, 35A को हटाया गया था और इसी के तहत में इसे भी मुद्दा बनाने का काम जम्मू कश्मीर में किया गया था।
लेकिन इस बीच ये भी जानकारी दे दे कि अब जब उन्होंने कमान संभाली तो वादों को कितना पूरा करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस पर भी हर कोई अपनी नजर बनाए रखेगा, क्योंकि इससे पहले हमने सुर बदले हुए थोड़े से उमर अब्दुल्ला के जरूर देखे। बहरहाल इंतजार आज के दिन का है जब सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो ये तय है कि कौन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा है, लेकिन मंत्रियों में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अंतिम समय तक भी हमें कोई नई झलक भी देखने को मिल जाए या कुछ स्थितियां उसके बाद बिगड़ने लगे। तो ऐसे में पार्टी ये कोशिश करेगी कि कांग्रेस और जो छोटे निर्दलियों के साथ में भी कहीं ना कहीं पार्टी ने गठबंधन किया है तो उनको भी अपने साथ लेकर के चल सके और किसी के भी मन में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना रह जाए, और उन्हें भी जिस तरीके से कई पदों को लेकर भी मांग की जा रही थी तो वो मंत्री पद भी उन्हें उनके हिस्से में सौंपे जा सके, दिए जा सके। लेकिन इसको साधने की कोशिश इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। 5 सालों का राज अपना वो पूरी तरीके से चलाना चाह रही है। बहरहाल अब खबरों में आगे बात झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की करेंगे। बिल्कुल, देखिए झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होने वाली है और महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान जो है वो संपन्न हो जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का शंखनाद हो गया है। कल ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक चरण यानी कि 20 नवंबर को वोटिंग होगी और फिर 23 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। वहीं पर अगर जिक्र झारखंड का करें तो झारखंड में 81 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। 2 चरणों में यहां पर चुनाव होगा, 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके साथ ही दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे जो है वो एक साथ घोषित किए जाएंगे यानी कि 23 नवंबर को। महाराष्ट्र में अभी महायुति की सरकार है, इसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली सरकार है। आपको बता दें कि इसी के साथ शिवसेना अजित पवार गुट का भी समर्थन मिला हुआ है, एनसीपी भी इसमें शामिल है। लेकिन इस बार का जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आप इस बार के चुनाव में शिवसेना को देखने वाले। अब तक आपने देखा कि शिवसेना लड़ी, लेकिन एक ही शिवसेना लड़ी। इस बार के चुनाव में आप 2 शिवसेना को आमने सामने देखने वाले, न केवल 2 शिवसेना बल्कि एनसीपी को भी आप 2 ही देखने वाले हैं, एक शरद पवार गुट, एक अजित पवार गुट। तो ये जो मुकाबला है महाराष्ट्र का वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि अगर महाराष्ट्र में 23 नवंबर को जब रिजल्ट घोषित होंगे उसके बाद 72 घंटे के अंदर अंदर अगर रिजल्ट घोषित नहीं किए जाते हैं तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लागू हो जाएगा। तमाम चीज़ें इस बार महाराष्ट्र में जो देखने वाली रहने वाली है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवसेना की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि हम असली शिवसेना है, हम असली शिवसेना है, उद्धव ठाकरे भी यही दावा करते हैं कि हम असली शिवसेना, शिंदे कहते हैं कि हम असली शिवसेना है, तो उसकी भी लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। बीते 5 साल पर अगर नजर डाले तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में काफी कुछ उथल पुथल हुई है। बीते 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, शिवसेना बट गई है, एनसीपी बट गई है, तो इसलिए चुनाव जो है काफी ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए महाराष्ट्र और झारखंड का जिक्र क्योंकि हम कर रहे थे और साथ ही मेरी सहयोगी आंचल ने भी आपको तमाम जानकारी डिटेल में दी, इसमें जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। दरअसल देखिए महाराष्ट्र में 288 सीटों पर जहां चुनाव होंगे विधानसभा के, तो वहीं झारखंड में 81 सीटों को लेकर के चुनाव होंगे। और वहीं अगर 2019 की स्थिति की अगर बात की जाए महाराष्ट्र को लेकर के, तो आपको याद होगा कि बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और साथ ही एसएस को 56 सीटें, एनसीपी को 54 सीटें, कांग्रेस को 44, अन्य को 29 सीटें। जबकि झारखंड की बात की जाए अगर 2019 के मुकाबले जो सीटें रही थी, जेएमएम के पास सबसे ज्यादा सीटें 30, वहीं इससे 5 सीटें कम बीजेपी के खाते में गई थी, कांग्रेस को 16, अन्य को 10। और ऐसे में इस बार दोनों ही राज्यों में ये दोनों बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस का जिक्र हम कर रहे हैं, ये दोनों ही बड़ी पार्टियां गठबंधन के साथ ही चलने का फैसला ले चुकी है, यानी कि निर्दलियों को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है जीत के बाद। और साथ ही साथ उससे पहले जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी अपने साथ लेकर के चलना चाह रही है ताकि सियासी समीकरणों को साधा जा सके। इसके अलावा अब ये जानकारी आपको दे दें कि देखिए 50 सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान इसी की ओर से किया गया था। नतीजे इन सभी चुनावों को लेकर 23 नवंबर को ही आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से जानकारी सामने आई, चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की जब घोषणा की तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने हैं। वोटिंग 20 नवंबर को होगी महाराष्ट्र में। झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे दोनों ही राज्य यानी महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड की अगर बात की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र जैसे आंचल भी कर रही थी तो झारखंड का भी जिक्र कर लेते हैं। झारखंड में जेएमएम
की इस वक्त पकड़ बेहद ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। मजबूत इन कारणों से भी क्योंकि ट्राइबल क्षेत्रों को पूरी तरीके से साधने की कोशिश में इस वक्त जेएमएम नजर आ रही है। और साथ ही साथ जेएमएम ने यह भी कहा था कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनसे जो कि बीजेपी से खासा नाराज चल रहे थे, तो उस नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कहीं ना कहीं जेएमएम ने की और उसका फायदा भी मिला, जिसके बाद से हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ था और पिछले चुनाव में यानी 2019 के बाद से सरकार आई थी जेएमएम की झारखंड में। और अब इस बार बीजेपी वापसी तो सत्ता में करना चाह रही है, लेकिन इस बार भी सत्ता में वापसी किसकी होती है यह भी कहीं ना कहीं चुनौती है दोनों पार्टियों के लिए। और साथ ही हम ये मान सकते हैं कि इस बार के चुनाव में जेएमएम जहां आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, तो उसी नाराज को दूर करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि चंपई सोरेन भी क्योंकि अब बीजेपी के साथ जा चुके हैं, तो ऐसे में एक बड़ा झटका जरूर जेएमएम को लग सकता है, क्योंकि बड़ा दलित चेहरा, आदिवासी चेहरा चंपई सोरेन खुद भी है। और चंपई सोरेन बहुत पुराने नेता, कद्दावर नेता रहे हैं। जेएमएम के साथ भी जब वो रहे तो उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को साधने का काम किया था और इसी के तहत ये माना जा रहा है कि अब शायद उसका फायदा इस बार बीजेपी को मिल सकता है और झटका जरूर जेएमएम के लिए हो सकता है। लेकिन जेएमएम ने यह भी दावा किया कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी से जा रहा है या कौन पार्टी में आ रहा है, हमें पूरी तरीके से इस बात को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है कि हमारी जीत इस बार भी निश्चित ही होगी। और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं यानी हेमंत सोरेन पर, तो ऐसे में उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि जिस तरीके के एलिगेशन जो ईडी मेरे पीछे लगाई गई थी उसका भी खामियाजा बीजेपी इस बार के चुनाव में भुगतेगी और हमारी ईमानदारी का सबूत हम चुनाव जीतने के साथ में देंगे। तो अब तो ये तय करना है कि जब जनता चुनेगी किसी की सरकार को तो फिर किस पर भरोसा जताती है, ईमानदारी क्या किसी की वाकई साबित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 23 नवंबर को। बिल्कुल, देखिए और वायदे दावे तो बहुत से किए जाते हैं। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से जिक्र कर दिया है कि चंपई सोरेन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है। चंपई सोरेन का 18 सीटों पर दबदबा माना जाता है और ये 18 सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दलित चेहरा है, आदिवासी चेहरा है और आदिवासियों में अच्छी खासी पकड़ जो है वो चंपई सोरेन की है। तो ये जरूर माना जा रहा है कि इंटरनली जेएमएम को इसका नुकसान होने वाला है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने मंथन किया है। अमर उजाला के साथ साथ तमाम अखबारों ने जगह दी है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। झारखंड में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल देर शाम बैठक हुई थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे थे। और इसी बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया गया था। झारखंड में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने पर भी विचार कर सकती है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में झाबुमो ने 81 सीटों में से 30 सीटें जहां जीती थी तो कांग्रेस ने 16 और राजद ने 1 सीट जीती थी। तीनों दलों ने बहुमत के साथ में गठबंधन सरकार बनाई और बीजेपी ने 2014 में 37 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में वो 25 सीटों पर ही सिमट करके रह गई थी। और यही कारण माना जाता है कि आजसू पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था और वो 2 सीटें ही सिर्फ जीत पाई थी। लेकिन अब क्या एक बार फिर से जेएमएम जीतेगी या फिर बीजेपी सरकार में वापसी करेगी, ये इस वक्त सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात बैठक की है। एक लंबे वक्त तक ये बैठक चली है। बैठक में झारखंड को लेकर के विचार विमर्श किया गया और आज भी एक बैठक होने वाली है और आज की बैठक में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तब से सभी राजनीतिक पार्टियां, हालांकि पहले ही एक्टिव थी लेकिन तारीखों की घोषणा होने के बाद ज्यादा एक्टिव हो गई है। आपको बता दें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड को लेकर के गहन मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, मंथन किया गया है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई है। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो अधिकारी वो मौजूद रहे हैं। झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और समिति के अन्य सदस्य जो हैं वो उपस्थित रहे थे। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा नहीं की गई अभी, क्योंकि माना जा रहा है कि एक राउंड की बैठक और होगी। अभी फिलहाल एक ही राउंड की बैठक हुई है। कई चीजों को लेकर विचार विमर्श किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि कंफर्म मतलब कि रणनीति जो बनाई जा रही है उसे कंफर्म देने के लिए कि हाँ ठीक है ये रणनीति पक्की है, इसी के तहत हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए एक राउंड का मंथन फिर होगा। ये कहा जा रहा है कि इसमें उम्मीदवारों के नामों का अभी तक
स्टार्टिंग के में ही जांच पड़ताल हुई है, लेकिन धरातल पर क्या सच में इनकी मजबूती है? जिन उम्मीदवारों के चेहरों को लेकर के विचार विमर्श हमने यहाँ पर टेबल पर बैठ करके कर लिया है, धरातल पर कितना काम किया है, ये जानना भी जरूरी है। यानी कि अभी एक रिपोर्ट कार्ड माना ये जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक रिपोर्ट कार्ड अब पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा कि जिन जिन कैंडिडेट के नाम टेबल पर रखे गए हैं क्या वो सही है, सुटेबल है, जिताऊ कैंडिडेट है, जनता के बीच पकड़ है या नहीं। तो तमाम चीजें हैं जिन्हें लेकर के एक राउंड की बैठक और होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रचार की रणनीति पर भी विचार किया गया है कि किस रणनीति के तहत प्रचार करना है, जनता के बीच पकड़ मजबूत बनानी है। इससे पहले 7 अक्टूबर को नड्डा के निवास पर भी भाजपा के शीर्ष नेता झारखंड को लेकर के एक बैठक कर चुके हैं, यानी कि एक बैठक और होनी है। एक बैठक पहले ही हो चुकी है। इस बैठक में तमाम रणनीतियों को लेकर के चर्चा हुई। और देखिए, झारखंड का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। झारखंड का इतिहास अगर पलट करके देखें तो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। बीजेपी चाहती है कि ये इतिहास ऐसे ही बना रहे। हरियाणा में हमने देखा कि हरियाणा में भी इतिहास है कि 2 साल का कार्यकाल, यानी कि 5-5 साल में 2 बार का कार्यकाल एक पार्टी संभालते है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार किया, जिस रणनीति के तहत हरियाणा में चुनाव लड़ा, तो वो इतिहास पलटा है। अब बीजेपी की कोशिश है कि ऐसा जेएमएम ना करे झारखंड में, यानी कि जो इतिहास रहा है 5-5 साल के कार्यकाल में सत्ता परिवर्तन का, वो ऐसे ही बरकरार रहे और बीजेपी इस बार आ जाए। और इस बार बीजेपी के लिए अच्छा फायदा जो है वो ये भी है कि चंपई सोरेन का साथ मिल गया, जो कि अक्सर जेएमएम के साथ रहता था। तो आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए भी एक अलग से रणनीति बनाई जाएगी। माना जाता है झारखंड में आदिवासी वोट बैंक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी पकड़ आदिवासी वोट बैंक पर होगी, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में जाएगी, ये भी माना जाता है। तो चंपई सोरेन का यहाँ पर साथ मिल रहा है। अब एक राउंड की बैठक होने वाली, कयास लगाए जा रहे कि आज सुबह यानी कि 11 या 12 बजे के आसपास महाराष्ट्र को लेकर के और शाम को 6-7 बजे के आसपास झारखंड को लेकर के फिर से बैठक हो सकती है। बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, क्या कैंडिडेट के नाम की घोषणा होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, 9 विधानसभा सीटों को लेकर के अब चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। सियासी दल तैयारियों में इस वक्त जुटे हुए हैं और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। और इसी को लेकर के देखिए, ये अमर उजाला के साथ साथ नवभारत टाइम्स में भी आप इस खबर को देख पाएंगे। और ये जो हेडलाइंस इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग अखबारों की कटिंग की भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल 9 विधानसभा सीटों को लेकर के चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है। सियासी दल पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुके हैं और ये यूपी के उपचुनाव होंगे, यानी 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग की जाएगी। और ये देखिए हेडलाइन, ये नवभारत टाइम्स में हेडलाइन है, 9 सीटों पर 13 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है। क्योंकि जब कल इलेक्शन कमीशन की ओर से ये घोषणा की गई थी तो इस बात की जानकारी दी गई थी चुनाव आयोग की ओर से। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कल ही किया था, यानी बीते कल का हम जिक्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की और वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यानी कि झारखंड महाराष्ट्र का जब चुनाव होगा, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो जो उपचुनाव है, उन उपचुनाव की भी जो तारीख तय की गई है वो 13 नवंबर की है यूपी में, और इन्हीं उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। 10 में से 1 सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। और साथ ही इसकी भी जानकारी हम दे दें कि 10 जो उपचुनाव के लिए सीटें तय की गई थी, उनमें से सिर्फ 1 सीट ऐसी अधूरी छोड़ी गई है, मिल्कीपुर की सीट है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 9 सीटों को लेकर के उपचुनाव जो होंगे उत्तर प्रदेश में, ऐसे में ये सभी 13 नवंबर को यानी एक ही चरण में होने हैं। 23 को नतीजे आएंगे और इसमें समाजवादी पार्टी इन उपचुनाव के दौरान भी अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में, यानी कि इस बार भी कांटे की टक्कर त्रिकोणीय हो सकता है या फिर सिर्फ द्विपक्षीय हम मान सकते हैं इसे, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। क्योंकि बीजेपी जहां अपनी साख को गंवाना नहीं चाह रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था, उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी इन उपचुनाव में भी जमीनी स्तर पर उतरने की कोशिश में है। तो उपचुनाव को पक्ष विपक्ष ने बनाया है अपने साख का सवाल। मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान नहीं हो रहा है, सिर्फ 9 सीटों को लेकर के चुनाव होने हैं। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी की नजर बेहतर प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव में मिली निराशा के बाद से अब बाहर निकलने की है। यानी वो पूरी तरह ये फोकस करना चाहती है कि जो हमने गंवाया है लोकसभा चुनाव के दौरान, वो हमें दोबारा से गंवाना ना पड़े। और जो हमारी साख का सवाल इस वक्त बना हुआ है, और लोग भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिस शानदार प्रदर्शन के साथ 2014 में सत्ता में आई थी और उसके बाद से धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं बेहद कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोकसभा चुनाव के दौरान वो असर हमने देखा। और
इसी के तहत समाजवादी पार्टी इस बार भी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। आंचल, बिल्कुल देखिए, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा की क्या कुछ तैयारी। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे भाजपा का। पार्टी और संगठन तैयार है, लेकिन इंतजार जो है वो कैंडिडेट की लिस्ट का है। विधानसभा उपचुनाव का बिगुल तो बज चुका है, लेकिन भाजपा अगले चरण के चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार और संगठन ने पहले चरण की तैयारियां काफी हद तक पूरी कर ली है। प्रदेश संगठन की ओर से हर सीट के लिए 3-3 नाम का पैनल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। अब उसमें से एक नाम का चयन होना है। 1-2 दिन में भाजपा जो है अपने कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर सकते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर समेत 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात, मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई ही नहीं है। कांग्रेस का भी जिक्र करेंगे। कांग्रेस का गठबंधन कायम रखते हुए निगाहें जो है वो बची हुई सीट पर, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 6 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, बची है 4 सीट, लेकिन उसमें से मिल्कीपुर सीट को हटा देते हैं क्योंकि अभी मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। हालांकि मांग की गई है और विपक्ष की तरफ से, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हमला भी बोला जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा। अब बची हुई 4 सीटों पर निगाहें जो है वो कांग्रेस पार्टी टिकाए हुए बैठे। दूसरा, जिक्र करेंगे बसपा का। बसपा ने सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए, तो सबने अपनी अपनी कमर कस ली है। राजनीतिक दल जो है वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और यही माना जा रहा है कि जल्द ही जल्द भाजपा की तरफ से कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। अब इंतजार करना होगा कि कब तक वो लिस्ट है जारी होगी। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप खबरों में आगे बढ़ते हैं वायनाड का भी जिक्र कर लेते हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी को टिकट मिल चुका है और कांग्रेस ने उपचुनाव की सीटों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अब चुनावी मैदान में उतरने वाली है और सबसे खास बात कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो ये इस पर नजरें टिकी हुई है। काफी ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ पर पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आएगी क्योंकि उनका ये पहला लोकसभा चुनाव और तमाम अखबारों में भी इसे जगह दी गई है। आपको दिखा देते हैं, हर एक अखबार में एक छोटे से कॉलम में प्रियंका गांधी को जगह मिली है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट वो सीट है जहां से राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी, लेकिन रायबरेली से भी राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। अब राहुल गांधी के सामने एक मुश्किल थी कि राहुल गांधी एक ही सीट को चुन सकते हैं, या तो वो रायबरेली से सांसद रह सकते हैं या फिर वो वायनाड से सांसद रह सकते हैं। तो उन्होंने रायबरेली सीट को चुना क्योंकि रायबरेली सीट जो है वो कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। लेकिन उस वक्त सवाल ये उठ रहे थे कि अगर राहुल गांधी वायनाड की सीट से चुनाव छोड़ देते हैं, वायनाड की सीट को रायबरेली को चुनते हैं, तो क्या ऐसे में राहुल गांधी के सामने, खासकर कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी? क्या वायनाड की जनता का उनसे भरोसा उठ जाएगा? अब ये भरोसा उठा है वायनाड की जनता का या नहीं उठा है, ये जल्द ही जो है पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि वायनाड उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहां से निर्वाचित होने से प्रियंका सांसद के रूप में संसद में पहली बार प्रवेश करेगी। अब ये चुनाव जो है प्रियंका गांधी के लिए कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जीतना हो गया है, और जीतना इसीलिए कि वायनाड की जनता का अभी भी कांग्रेस पर भरोसा है, ये दिखाने के लिए, क्योंकि सवाल यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और सवाल यही लगातार उठ रहा था जब वायनाड की सीट छोड़ी। हालांकि सीट छोड़ने के बाद राहुल गांधी वायनाड जरूर पहुंचे थे। हाल फिलहाल में जब वायनाड में त्रासदी आई उस वक्त भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, वहां की जनता से उन्होंने मुलाकात की थी। तो अब यहाँ पर कब जीत हासिल होती है या नहीं होती, क्योंकि 23 नवंबर को तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कल ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां साझा की गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। तो इसी के साथ जहां पर लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव होने वाले, वहां का भी जिक्र किया गया और वहां की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। तो वहीं देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर के जिस तरीके से अब तक आपने लोकसभा चुनाव के दौरान में ये देखा था कि किस तरह अपने भाई के लिए पूरी तरीके से वो समर्थन करती हुई चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी। यहाँ तक कि हमने उनके स्टेटमेंट्स पर भी ध्यान दिया था और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि कैसे प्रियंका गांधी अपने भाई को न केवल सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पार्टी को भी बल देने का काम उन्होंने किया था बखूबी, और वो राजनीतिक परिभाषा को
खूबसूरती के साथ में समझ रही थी, यानी कि राजनीति की खूबसूरतियां क्या क्या है और कमियां क्या क्या है, और उन दोनों को बैलेंस करके कैसे चलना है, ये भी उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान ही समझा था। और साथ ही हमने जब उन्हें चुनावी मैदान में देखा था प्रचार प्रसार के दौरान पर, तो उनकी बातों में वो झलक भी दिखाई दी थी कि उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्ञान पूरी तरीके से, और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अब जब उपचुनाव में वो चुनावी मैदान में खुद उतर रही हैं, पहली बार ऐसा होगा अगर वो जीतती हैं तो फिर संसद के तौर पर वो सदन में दिखाई देंगे। यानी गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ सदन में नजर भी आ सकते हैं। और साथ ही हम ये मान सकते हैं क्या प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर का सफर शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर तो शुरू होने जा रहा है। बहरहाल खबरों में हम आगे बढ़ जाते हैं, एआई का जिक्र कर लेते हैं। एआई के नैतिक इस्तेमाल व डाटा सुरक्षा पर वैश्विक नियम बने, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वैश्विक डिजिटल रूपरेखा जो है वो तैयार करने की वकालत की है, जिसमें कि प्रौद्योगिकी नैतिक उपयोग के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह विमानन क्षेत्र के लिए वैश्विक समुदाय ने एक व्यापक रूपरेखा तैयार किया, उसी तरह डिजिटल दुनिया को भी नियमों और विनियमों की आवश्यकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वैश्विक संस्थाओं को एक साथ मिलकर ये करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कि एक साथ बैठे, विचार विमर्श करें, डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, नियम बनाए, फिर उसी नियम के तहत आगे बढ़े। मोदी ने सुरक्षा, सम्मान, इसके अलावा समानता का भी जिक्र किया। समानता को केंद्र में रखते हुए कहा है कि कृत्रिम मेधा यानी कि एआई के नैतिक इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। भारत के अनुभव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तेजी से देश भर में अधिकतर जगहों पर 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध है। देखिए, अलग अलग अखबारों की कटिंग हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से मिशन एक भारत जो लेकर के चल रहा है एआई के क्षेत्र में खासतौर पर, और एआई के नैतिक इस्तेमाल और डेटा सुरक्षा पर वैश्विक नियम बनना चाहिए, ये पीएम की ओर से कहा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल और कायदे बनाने होंगे। वैश्विक मानक ऐसे होने चाहिए जो सभी देशों की विविधता का सम्मान करने वाले हो। पीएम मोदी यहाँ भारत मंडपम के दौरान ही आईटीयू के लिए जो कार्यक्रम तय किया गया था उसी के तहत में वो बोल रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जब एआई का जिक्र करते हैं तो एआई के यानी हम ये मान सकते हैं कि अगर अच्छाइयाँ हैं तो फिर बुराइयां भी हैं, और हमें उसी सोच और समझ के साथ में, सूझबूझ के साथ में चलना होगा। इसके लिए एक नियम, कायदे, कानून तय करने होंगे ताकि कोई भी आपराधिक तौर पर, आपराधिक मानसिकता वाले लोग इसका इस्तेमाल ना कर सके और इसे सही दिशा दी जा सके। यानी कि एआई का इस्तेमाल अगर किसी भी क्षेत्र में होता है तो वो अच्छे के लिए हो, ना कि बुरे के लिए हो। और इसी के तहत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया का, क्योंकि इस वक्त ये दौर है, डिजिटल सारी चीजें हो रही हैं, तो सबसे ज्यादा जो मानक होते हैं, मानकों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की जा सके। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचे हैं एस जयशंकर। ऐसा 9 साल बाद हुआ है कि जब एस जयशंकर यानी कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। 2015 में सुषमा स्वराज गई थी, उसके बाद अब एस जयशंकर पहुंचे हैं। भारत पाक के रिश्ते पिछले 1 दशक से बेहद खराब चल रहे हैं। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाक दौरे के लगभग 9 साल बाद भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचा है। तो फिलहाल देखिए, जानकारी आपको दे दें कि पाकिस्तान में आयोजित एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। गौरतलब यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कल शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, और पिछले 1 दशक से भारत पाक के रिश्ते के बीच जमी हुई बर्फ में ये ऐसा पहला मौका माना जा रहा है जब भारत का कोई उच्च पदस्थ मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर गया हुआ है। बिल्कुल, देखिए 9 साल बाद ये दिन आया है और तस्वीर भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से हाथ मिलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ वहां पर पहुंचे और उनका बेहद भव्य स्वागत किया। खुद उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया उनसे मुलाकात करने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान पर आयोजित हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी सुषमा स्वराज। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल अमित शाह जो है उन्होंने भी एक बयान दिया है। सीमाओं व सेना का अपमान करने की अब किसी में हिम्मत नहीं है। अमर उजाला के साथ साथ तमाम अखबारों ने इस खबर को अहम जगह दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय पुलिस सेवा के 2023 बैच यानी कि 76 RR के
प्रशिक्षुओं के संवाद किया। शाह ने कहा कि अब अपनी मांग और परिवर्तन की आशंका जो है वो दोनों लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से करने का संस्कार नीचे तक पहुंच गया है। इस कारण पहले दिखने वाले बड़े बड़े आंदोलन अब समाप्त हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हमारे नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की जो सुरक्षा के लिए पुलिस तंत्र आगे आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, जिक्र किया कि अब किसी में हमारी सीमाओं, हमारी सेना का अपमान करने की हिम्मत नहीं है, जो कि पहले अक्सर हुआ करती थी। हमने अपनी सीमाओं की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर लिया है, बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी जोर दिया जा रहा है, काम किया जा रहा है। देखिए मेरी सहयोगी सुरभि आपको दिखा भी रही है, तमाम अखबारों में इस खबर को अहम जगह मिली है। तो बिल्कुल देखिए ये हेडलाइन आप देख पाएंगे कि सीमाओं व सेना का अपमान करने की अब किसी में हिम्मत नहीं है, यह अमित शाह की ओर से कहा गया है। दरअसल कश्मीर और पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 3 क्षेत्रों में हिंसा कम हुई है, इस बात का जिक्र भी अमित शाह की ओर से कहा गया। साथ ही ये जानकारी आपको दे दे कि केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि अब तक कई जगहों पर जो हिंसा पहले हुआ करती थी उसमें 70% तक की कमी आई है। 70% तक की कमी लाने में सफलता भारत ने हासिल की है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया और उन एरिया का भी जिक्र किया जहां नक्सलवाद सबसे ज्यादा पनपता है, कि कैसे नक्सलवाद पर भी लगातार लगाम लगाया जा रहा है, आतंकवादी घटनाओं पर भी लगाम लगाया जा रहा है। और इसमें जो इजाफा हमने उस दौरान देखा था, यानी 80 से 90% तक में आतंकवादी घटनाएं या नक्सलवादी घटनाएं हमने देखी थी, लेकिन उसमें 70% तक अब हम देख रहे हैं कि कमी आ चुके हैं। यानी कि 90% से अगर आप ये पूरा स्तर देखें तो घट करके 70% तक पहुंच चुका है। और साथ ही से जीरो करने की कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है और इसका कई बार जिक्र भी गृह मंत्री की ओर से किया गया है। और इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाना संज्ञ अपराध माना गया है और इसको लेकर के कड़ा कानून भी लाया जा रहा है। तो अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। यूपी में थूक जिहाद के खिलाफ अध्यादेश अब योगी सरकार लाने की तैयारी में। अब दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी में खाने के सामान में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट की लगातार घटनाएं जो है वो सामने आ रही थी। अब इन्हीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार काफी ज्यादा कठोर हो चुकी है, कई नियम लाने की तैयारी में। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये कहा गया है कि खाने पीने की चीजों में जिस तरीके से मिलावट हो रही है, हाल ही में थूक का मामला सामने आया, पेशाब का मामला सामने आया कि जूस में पेशाब मिला करके पिलाया जा रहा है, गाजियाबाद का ये मामला था। तो इन सभी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार है। इसी के साथ सभी जगह पर, कोई रेस्टोरेंट हो या फिर स्ट्रीट फूड हो, हर जगह पर नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य होगा। अगर ऐसी घटनाएं सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है कि खाने पीने की चीज, थूकना, गंदगी जैसी जो घटनाएं हैं उन्हें रोकने के लिए कड़ा कानून जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। प्रस्तावित कानूनों में 3 से 5 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो प्रस्तावित किया गया है कि अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो आपको कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। 3 से 5 साल की जेल की सजा होगी, इसके अलावा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट पर मंथन किया है। उन्होंने जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के निर्देश दे दिए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर प्रदेश की ऐसी कई जगह पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि जूस, दाल, रोटी जैसे खाने पीने की चीजों में दुकानदार या तो थूक रही हैं या फिर पेशाब मिला रही हैं। कुछ इसी तरीके की घटनाएं लगातार वायरल हो रही है। कुछ और जगह पर गंदगी मिलाने की शिकायतें भी मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ऐसी घटनाएं प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे सामाजिक सौहार्द जो है वो खराब होता है और ये सामाजिक सौहार्द खराब हो मेरे प्रदेश का, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और जिक्र उत्तर प्रदेश का ही करेंगे। यूपी के बहराइच में साजिश नाकाम, सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती से बेदम हुए उपद्रव, स्थिति सामान्य। तो फिलहाल देखिए अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख पाएंगे और बहराइच की स्थिति की बात हम कर रहे थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद बहराइच की स्थिति अब सामान्य नजर आ रही है। बहराइच में जब ग्राउंड जीरो पर सीनियर अधिकारी उतरे तो माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम हुई है। इस हिंसा से जुड़े अब तक 52 उपद्रवियों को जेल भेजा जा चुका है। 2 शिफ्टों में 24 घंटे पल पल की निगरानी सीनियर अधिकारी कर रही है। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों को 9 सेक्टर में बांटकर पुलिस और जिला प्रशासन हर पल की अपडेट ले रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हर घंटे की रिपोर्ट मांग रहे हैं। लगातार उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी की जा रही, कार्रवाई की जा रही। कई लोगों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है। अराजकता पर शिकंजा कसा जा रहा है। वीडियो फुटेज के आधार पर
उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उपद्रवियों को, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बिल्कुल अमर उजाला में देखिए हेडलाइन भी दी गई है, बहराइच में साजिश नाकाम, सीएम योगी की सख्ती से बेदम हुए उपद्रवी, स्थिति हुई सामान्य। और जो तस्वीर यहाँ पर आप इस अखबार की कटिंग में देखेंगे, दरअसल ये उस दौरान की तस्वीर है जब पीड़ित परिजनों से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। यहाँ तक पीड़ित परिजनों की ओर से यह भी कहा गया था कि हम सिर्फ इतना चाहते कि जिन उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसी को लेकर के सीएम योगी के आदित्यनाथ की ओर से एक आदेश ये भी जारी किया गया था कि चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन अगर उपद्रव या उत्पात मचाने की कोशिश किसी ने भी की है और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई है, सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई है, तो हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। ट्रूडो के आरोप झूठ का पुलिंदा, कनाडा ने अब तक नहीं दिया कोई भी ठोस सबूत, भारत की तरफ से कहा गया। अमर उजाला के साथ साथ तमाम अखबारों में इस खबर को अहम जगह मिली है। तो फिलहाल देखिए भारत कनाडा के रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं। खालिस्तान प्रेम में जस्टिन ट्रूडो का असली चेहरा सामने आ चुका है। सियासत चमकाने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा भारत के रिश्ते की लंका लगा दी है। भारत पर झूठे आरोप लगा कर जीत का ख्वाब पालने वाले जस्टिन ट्रूडो की जब दाल नहीं गली तो फिर वो ब्रिटेन की शरण में जाकर के लेट गए। और भारत ने जब जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार के झूठ के पुलिंदों का पर्दाफाश कर दिया तो वो दुनिया के सामने छाती पीटने लगे और खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड पर भारत और कनाडा के बीच जो संबंध पहले से थे वो इस वक्त संबंध पूरी तरीके से अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भारत की ओर से कोशिशें भी जरूर की गई थी, लेकिन उस पहल के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो टस से मस नहीं हुए थे। उनका ये कहना था कि अगर जो भी व्यक्ति कनाडा में आकर के यहाँ पर स्थायी तौर पर निवास करता है तो फिर उससे जुड़ी हुई जानकारी हम खुद साझा करते हैं। और रिपोर्ट जो तैयार किया गया था कनाडा की ओर से उसमें भी ये कहा गया था कि वो आतंकी नहीं था, जबकि भारत की ओर से निज्जर को आतंकी करार दिया गया था। चल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रिश्तों में खटास तो आ ही गई है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि कई चीज़ों का जिक्र जो है वो भी किया गया है, जवाब दिया है। और जस्टिन ट्रूडो की पोल खुली तो कनाडाई प्रधानमंत्री भी, उनकी बौखलाहट भी सामने आ चुकी है। तो तमाम चीज़ें जो कल के दिन घटी है और तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते और बात दिल्ली की कर लेते, क्योंकि हाल ही दिल्ली खराब हवा ठंडी सुबह। आपको बता दें कि लगातार बदल रहे मौसम के बीच दिल्ली में अब सुबह और रात का जो समय है वहां पर ठंड का एहसास होने लगा, लेकिन ठंड के साथ साथ हवा भी खराब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए एसी और कूलर भी अब बंद होने शुरू हो चुके हैं घरों में। आसमान साफ रहने से न्यूनतम तापमान में भी कमी आ रही है और इसी क्रम में कल दिल्ली में इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही थी। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान यह भी है कि अभी अगले 3 से 4 दिन तक आसमान साफ ही रहेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट बनी रहेगी और धीरे धीरे अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो देखिए मेरी सहयोगी आंचल आपको अखबार की उस कटिंग को भी दिखा रही है और हेडलाइन भी आप खुद भी देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप ये दो तस्वीरें ध्यान से देखिए, सुबह और शाम की हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठंड का एहसास जहां पर आपको होगा तो वहीं पर जो दिल्ली की हवा है वो भी फिलहाल खराब होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर सुबह और शाम दोनों ही तस्वीरें जो कैप्चर की गई है वो आपको दिखाई है, लेकिन 10 दिन पहले ही ठंड ने दस्तक यहाँ पर दे दी थी। इसी के साथ साथ अगर हम AQI का जिक्र करें तो AQI भी कम दर्ज किया जा रहा है। इसे लेकर के लगातार बैठकें हो रही है। खुद आतिशी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, बैठक की गई है और कहा है कि जल्द से जल्द प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए तमाम चीजें जो है वो लागू की जाएंगी। फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे प्रदूषण का ही। दरअसल प्रदूषण पर सख्त पहरा नजर आ रहा है। धूल रोकने के लिए बनी है 99 टीमें। NBT के साथ साथ तमाम अखबारों ने अहम जगह दी है। तो देखिए दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर सरकार इस वक्त सख्त हो चुकी है। सरकार ने GRP के पहले चरण को लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है और कल CM आतिशी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। उन्होंने ये कहा कि जनवरी से 12 अक्टूबर यानी कि 200 दिनों तक के लिए, यानी कि 12 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी और जनवरी के महीने तक ये लागू रहेगा। 200 दिनों तक के लिए दिल्ली की हवा गुड कैटेगरी में रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से खराब श्रेणी में अब आ चुकी है। लिहाजा सोमवार की शाम से
जीआरपी का पहला चरण लागू कर दिया गया है और धूल प्रदूषण रोकने के लिए 99 टीमें निर्माण स्थलों का निरीक्षण करेगी। यानी कि ये तय किया जाएगा कि कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम तो जारी नहीं है, कहीं किसी और ऐसे कार्य का वहां पर या मानकों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, जो तय किया गया था गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, जिससे कि प्रदूषण की मात्रा और ज्यादा बढ़ती चली जाए और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और इसी के लिए ग्रैप 1 को फिलहाल लागू किया गया है। बिल्कुल, देखिए आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। पीडब्ल्यूडी को सड़कों और प्रदूषण के बड़े जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए कह दिया गया। 200 एंटी स्मोक गन लगानी होगी। इसके अलावा डीएमआरसी की साइट पर 80, एमसीडी की 30 और एनसीआरटीसी की साइट पर 14 एंटी स्मोक गन लगानी होगी। ट्रैफिक पुलिस को भी कई निर्देश दिए गए हैं कि जाम वाले जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस से कहा गया है कि अगर होम गार्ड्स की जरूरत है तो सरकार को तुरंत सूचित करे। इसके अलावा बिजली कंपनियों से बात करके बिजली के अस्थायी कनेक्शन के चार्ज कम करने की बात। तो ये तमाम जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। अब इन्हें धरातल पर उतरने में कितना समय लगेगा ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते और बात बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के कर लेते हैं। तो देखिए, मुंबई से बहराइच के 3 लोगों के खातों में 50-50 हजार डाले गए थे, ये जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आरोपियों के भाई पिता को मुंबई ले जाने की चर्चा हुई है। अमर उजाला के साथ साथ तमाम अखबार हैं जिन पर इस खबर को जगह मिली है। मुंबई के बहुचर्चित एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार बहराइच से जोड़ करके देखे जा रहे। दिन पर दिन जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही वहां पर जुड़ते ही चले जा रहे बहराइच से तार। पहले जहां इस पूरे मामले में 2 युवकों का नाम सामने आया था जो कि उत्तर प्रदेश के थे, दोनों युवक, एक युवक का नाम सामने आया था जो कि हरियाणा का था। अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और पूरा जो तार है वो देख रहे हैं हम कि बहराइच से खासतौर पर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। देखिए, बहराइच इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से भी बहराइच के तार जुड़ रहे हैं। बहराइच में हिंसा भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बहराइच में हाल फिलहाल में भेड़ियों का मामला भी सामने आया। तो बहराइच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्त तौर पर सोचने की यहाँ जरूरत जो है वो फिलहाल लगती हुई नजर आ रही। दरअसल आपको बता दें कि हाल फिलहाल में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। रात के समय जब वो अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो उनके दफ्तर के ठीक बाहर गोली मारी गई थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, दिवाली में 4 जगहों पर छापेमारी इस दौरान की जा रही है और 1017 केजी पटाखे अब तक जब्त किए जा चुके हैं। साथ ही साथ ये जानकारी हम आपको दे दें कि अब तक कई ऐसे जगहों से खबरें सामने आ रही है जहां पर त्योहारों के मौके पर, क्योंकि दिवाली के मौके पर और नए साल के मौके तक भी पटाखों को बैन किया जा रहा है। कई जगहों पर नकली पटाखे भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में दिवाली के त्योहार नजदीक आते ही यहाँ पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है और इसके बावजूद भी छिप करके इनकी बिक्री की कोशिश की जा चुकी है और जिसके तहत में अब कई जगहों पर अभियान चलाए जा रहे हैं और इन्हीं अभियानों को तहत में जो अलर्ट है, पुलिस इस वक्त जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और अब तक ये बताया जा रहा है कि कुल 104 किलोग्राम पटाखे जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने इस बात की भी जानकारी साझा की थी कि पुलिस टीमों को तैनात रहने को कहा गया, अलर्ट मोड पर काम करने को कहा गया और ये भी पता लगाने के लिए कहा गया है कि कहां पर इस वक्त इन पटाखों की बिक्रिया हो रही है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाए और फिर उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जब्ती का आदेश दिया जा चुका है। क्योंकि पहले से ही पटाखे बैन है और अगर छिपकर भी बेचने की कोशिश की जाती है तो फिर उन पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें रोहिणी सेक्टर 11, मदनगीर, सेंट्रल मार्केट, आनंद विहार और सुल्तानीपुरी में पुलिस ने ये सब कुछ बरामद किया है। यहाँ पर छापेमारी हुई थी। अवैध तौर पर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। लगातार ये अभियान चल रहा है और अभियान के तहत ही तमाम गिरफ्तारियां हो रही है। आपको बता दें कि अवैध पटाखों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने 4 जगहों पर छापेमारी की, जो कि हमने आपको जगह भी बता दी है कहाँ पर। और इस छापेमारी के दौरान 1017 किलोग्राम माल बरामद किया गया। इन मामलों में अलग अलग मुकदमे दर्ज करते हुए आरोपी रोहिणी के बूथ विहार निवासी उमेश कुमार, मदनगिरी निवासी संजय कुमार, आनंद विहार के आर्यनगर निवासी विनोद कुमार गुप्ता, रोहिणी का अगर जिक्र करें तो यहाँ से मोहम्मद आबिक, अमन विहार के तालिब को अरेस्ट किया गया। तो इन सबको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। तो लगातार जो है वो दिल्ली सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल बेसमेंट में छात्रों की मौत के मामले में 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
किया गया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का ये मामला है, जहां पर पानी भर गया था कोचिंग सेंटर में, जिसकी वजह से छात्रों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 यूपीएससी छात्रों की मौत के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 29 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बीते दिन सोमवार को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कि 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये उस मामले का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। याद होगा जब लगातार तेज बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान ही बेसमेंट के अंदर पानी भर गया था और वहां पर जो बच्चे स्टडी कर रहे थे उनमें से 3 छात्रों की जान चली गई थी, जिसमें से एक छात्रा यूपी की भी थी। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला जो है एक जांच कमेटी बनाई गई थी, उसे लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी। अब पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहता है ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार की कर लेते हैं सुरभि। बिल्कुल, तो देखिए हरिद्वार में हर की पौड़ी जल विहीन होती जा रही है धीरे धीरे, यानी कि जल सूखता जा रहा है हर की पौड़ी का। और साथ ही साथ देखिए दैनिक भास्कर के साथ में अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह मिली है। ये तस्वीर भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर है हर की पैड़ी की, जहां पर माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये जरा आप तस्वीरों में भी देखिए कि कहाँ से कहाँ तक ये जल पूरी तरीके से अब सूखता जा रहा है, बिल्कुल सिमटता जा रहा है। और इसी को लेकर के इस खबर को जगह दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि अब महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है, उससे पहले अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो फिर ये कहीं ना कहीं वाकई चिंता का सबब बन सकता है उन श्रद्धालुओं के लिए भी जो कि हर की पैड़ी जाते हैं। सबसे पहले वहां से स्नान आदि करते हैं, गंगा जल लेते हैं और उसके बाद से अपने आगे के कार्यक्रम को वो तय करते हैं। अब इसी के लिए प्रशासन की ओर से भी अलग अलग कदम उठाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार कई जगहों पर तेज बारिश भी हो रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी देखने को मिल रही है। 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और दैनिक भास्कर के साथ साथ तमाम अखबार है जहां पर इस खबर को अहम जगह मिली है। तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून विदाई ले चुका है, लेकिन दक्षिण के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश जारी है। बिल्कुल, देखिए खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तस्वीर आप देखिए, छोटी सी तस्वीर है लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी वहां पर किस कदर भरा हुआ है। दक्षिण भारत के 3 राज्य जहां पर लगातार बारिश हो रही है, आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी के कई हिस्सों में बुधवार से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते 3 राज्यों में बुधवार को स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश भी दे दिए गए। आईएमडी ने तो साफ कह दिया है कि मंगलवार को सुबह तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग के मध्य भाग में एक स्पष्ट निम्न दबाव के कारण वहां पर बना। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए लोग अपना सामान बचाने के लिए, अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए गाड़ियों की जो पार्किंग है वो फ्लाईओवर पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी फ्लाईओवर पर पार्क होने की वजह से चालान काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो इधर से भी मर रहे हैं, उधर से भी मर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना इन दिनों फिलहाल वही कर रहे हैं। और फिलहाल सुर्खियां अखबार की में आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।